गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? होप तो आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आपने अभी तक सिंपल एवरेज मेथड के जो कैलकुलेशंस थे, जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, वो क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए होंगे होप सो, और आपसे वो सारे क्वेश्चंस बन भी गए होंगे। जो डाउट था आप लोगों का वो हमने डिस्कस कर लिया था। इनकेस अगर किसी और को कोई डाउट होता है तो वो बेटा आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग अब नेक्स्ट मेथड के साथ आए हैं ताकि हम लोग आगे बढ़े इस चैप्टर को और आगे लेकर के। जो नेक्स्ट मेथड है वो पीछे आपका लिखा हुआ है, बहुत इजी मेथड है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो सिंपल एवरेज मेथड था उसे थोड़ा सा इस मेथड को चेंज करना है, और सिंपल एवरेज मेथड में जो कमी रह गई थी उस कमी को यहाँ पे थोड़ा सा पूरा करना है। क्या कमी थी वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसको कैसे इस मेथड में ठीक किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। स्टेप्स बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं करना है जो आप सिंपल एवरेज मेथड में करते थे। सिर्फ एक स्टेप इसके अंदर और आ गया है जिसको कि हम लोगों को देखना है। तो ये कौन सा मेथड है? ये मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वहां मेथड क्या था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और यहां पे ये मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। होप सो आपको ये मेथड भी बहुत इजी लगने वाला है जैसा कि पिछला मेथड लगा था। अगर इनकेस आपने वो अभी नहीं देखा है तो मैं YouTube में आपके इसमें आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो के आई बटन में। आप वहां से जाकर के उस लेक्चर को देख लीजिएगा और उसके बाद इस लेक्चर को फॉलो कीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। उसके दो सीरीज हैं, आपको वहां पे दो वीडियोस हैं, एक जिसमें मैंने वो सारी चीजें समझाई हैं और दूसरी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट वाला वीडियो है। जिस कंसेप्ट वाले वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं। तो वो दो चीजें आप देख लीजिएगा जिसमें मैंने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिस्कस किया है। बिकॉज अगर आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वहां देख के नहीं आएंगे तो यहां आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, जो मैं नेक्स्ट अभी इससे कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, इसको आप लोग एक बार फ्रेम आउट कर लीजिए, देख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो नेक्स्ट मेथड पे आने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम लोग नेक्स्ट मेथड पे आ रहे हैं तो प्रीवियस वाले मेथड में क्या दिक्कत थी, या प्रीवियस वाले मेथड में क्या चीज कम रह गया था जिसके लिए हमने उसी मेथड का एक और रिफाइंड वर्जन निकाला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेटा पिछली बार हमने क्या बोला, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का, तो वैल्यूएशन में अपन क्या करते हैं, वैल्यूएशन में अपन देखते हैं कि हमें कितना ईयर ऑफ प्रॉफिट को कंसीडर करना है हमारे आगे के फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के लिए। और जितना ईयर हम लोग कंसीडर करते हैं आगे के फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के लिए, उसमें हम लोग क्या व्यू करते हैं, उसमें हम लोग व्यू करते हैं कि कुछ एबनॉर्मल एडजस्टमेंट्स तो नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐड हो गई हैं, होनी नहीं चाहिए थी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो लेस हो गई थी, होनी नहीं चाहिए थे, उनके हम लोग इफेक्ट को नलिफाई करके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं, उसी को एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोलते थे। और उसका एवरेज करके जितना पीरियड हमने कंसीडर किया था उतने पीरियड का एवरेज कर देते थे, और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज के एक्सपेक्टेशन से हम लोग मल्टीप्लाई करके गुडविल का वैल्यू निकाल लेते थे। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाने की कोशिश करते थे जिसमें जो भी एडजस्टमेंट्स होता था विद इन द ईयर उन सारे एडजस्टमेंट्स को हम लोग ठीक करके और आंसर निकालने की कोशिश करते थे। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा बिकॉज वीडियो के लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करूंगा जो कि इस क्वेश्चन के अलावा पॉइंट होगा, वो पॉइंट भी जानना आपका जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को देखते जाइएगा। अब यहाँ पे उस मेथड में क्या दिक्कत थी बेटा, और इस मेथड में उस दिक्कत को कैसे हम लोग ठीक करेंगे और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इस बात को समझिएगा। देखिए क्या होता है, बिजनेस जो एक कंसर्न होता है वो बहुत अनसर्टेन होता है, और जो प्रॉफिट अर्निंग भी होती है वो बहुत अनसर्टेन होती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द अनसर्टेनिटी हमें वेटेज देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मानिए कि आप कोई एक बिजनेस खरीदने जा रहे हैं और आप पिछले 5 साल का प्रॉफिट कंसीडर कर रहे होंगे, तो प्रॉफिट सिमिलर नहीं होगा, प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन्स होगा, क्योंकि जो बहुत पहले का प्रॉफिट होगा, ठीक है, जिस हिसाब से गुडविल बिजनेस की बढ़ रही होगी उस हिसाब से प्रॉफिट भी बिजनेस का क्या हो रहा होगा, राइज कर रहा होगा। तो आपको उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से उसको वेटेज देना पड़ेगा कि विच ईयर्स प्रॉफिट इज गेटिंग मोर वेटेज देन विच ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया पीछे 5 सालों का प्रॉफिट, तो पीछे 5 सालों के प्रॉफिट में जो साल अभी आपसे सबसे नियर है, फॉर एग्जांपल मान लो ये काम हो रहा था फाइनेंशियल ईयर 2018 के अंदर, आप 31 मार्च 18 की जो बैलेंस शीट थी वो वाला आपका फर्स्ट ईयर अंडर कंसीडरेशन था, 17 सेकंड ईयर था, 16 थर्ड ईयर था, एंड लाइक दैट। तो आप पीछे की तरफ बढ़ रहे थे, तो आपको वेट असाइन करना पड़ेगा कि विच प्रॉफिट, विच ईयर्स प्रॉफिट हैज द मोर श्योरिटी, हैज द मोस्ट सुटेबिलिटी दैट यू विल अर्न दैट इन कमिंग फ्यूचर। तो सिंपल एवरेज मेथड में हम सारे ईयर के प्रॉफिट को इक्वल वेटेज दे देते थे। हम बोलते थे 2015 का भी प्रॉफिट इक्वली वेटेड है, 16 का भी, 17 का भी, 18 का भी, मतलब सारे का सारा इफेक्ट हमने क्या कर रखा था, नॉर्मलाइज कर रखा
रखा था, सारे ईयर्स के प्रॉफिट का फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पे, एवरेज प्रॉफिट पे या गुडविल की वैल्यूएशन पे इक्वल इफेक्ट होता था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें ये दिक्कत आ रही थी कि अगर आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, अर्निंग के प्रोसीजर्स इंक्रीज हो रहे थे, तो वो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे थे, जिसका कंसिडर किया जाना बहुत जरूरी था। इन द सेम वे अगर हम लोग इस मेथड को हटा करके, सिंपल मेथड को हटा करके हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो हमें वेट्स असाइन करना पड़ता है। अभी आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे कि सर वेट कैसे असाइन किया जाएगा, वेट कैसे दिया जाएगा? तो नॉर्मली जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो ईयर अंडर कंसीडरेशन होता है, उसमें जो सबसे क्लोजेस्ट ईयर होता है, जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो, वैल्यूएशन से ठीक पहले वाला जो ईयर होता है उसका हाईएस्ट वेटेज दिया जाता है, बिकॉज वो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि आप फ्यूचर में वैसा ही अर्न करने वाले हो। एंड देन लाइक दैट जैसे जैसे आप ईयर पीछे चलते चले जाते हो, वैसे वैसे वेटेज कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप वैल्यूएशन कर रहे हो और आपके लिए जो सबसे फर्स्ट ईयर बैक ठीक उससे प्रीवियस ईयर है, वो ईयर 2018 है, तो 2018 को सबसे हाईएस्ट वेटेज दिया जाएगा, फिर देन 17, देन 16, देन 15, देन 14, और इसी तरीके से आप जितने फाइनेंशियल ईयर पीछे जाकर के कंसीडरेशन कर रहे हो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, उतना वेट आपको असाइन करना पड़ेगा डिफरेंट ईयर के एडजस्टेबल प्रॉफिट से। तो बेटा सबसे पहला केस क्या, अगर आप सिंपल एवरेज मेथड बना चुके हैं तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। आपने मान लिया 5 इयर्स अंडर कंसीडरेशन लिखा, 5 इयर्स का आपको पहले एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है, उसमें से जो भी प्लस माइनस करके चीजें हटानी है या जोड़नी है वो कर लेनी है। उसके बाद जब आपके पास में एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट में वेट से मल्टीप्लाई कर देना है और उन सब को ऐड कर देना है और भाई वेट से डिवाइड कर देना है। होप सो आप सबको वेटेड एवरेज निकालने आता होगा, नहीं आता है तो अभी बोर्ड पे देख लीजिए, हम लोग इसको करने जा रहे हैं और इसको करके कंप्लीट कर रहे हैं। देखते हैं आपको एक छोटे से न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझा करके कि आपको समझ आता है कि नहीं। तो यहां पे मैंने प्रोसेस लिख दिया है, ये स्टेप आप चाहें तो नोट कर ले। ऐसे ये स्टेप्स बहुत इजी हैं, कोई ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर दिक्कत नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे किया जाना है। आप मेरे साथ में लिखते जाइएगा इस एग्जांपल को, बिकॉज ये एग्जांपल आपको आगे क्वेश्चंस बनाने में इजी रहेगा। और क्योंकि क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो हम लोग एक बेसिक इलस्ट्रेशन से, एक बेसिक एग्जांपल से इस सबको पूरा अंडरस्टैंड कर लेंगे और फिर आपका ये मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी ने का एक बिजनेस है, ए और बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने सी को एडमिट किया और गुडविल का वैल्यूएशन होना है, गुडविल टू बी वैल्यूड। और गुडविल वैल्यू कैसे करना है, तो मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इसके लिए जो आपको वेट्स असाइन किए गए हैं, हमने 4 ईयर कंसीडरेशन में लिया है। पहला ईयर 2015, देन 2016, 2017 एंड 2018। 4 साल हमने कंसीडरेशन में लिए हैं और इन 4 सालों का आपको अलग अलग वेट दिया गया है। 2015 is given 1 weight, 16 2, 17 3, 18 4, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जो सबसे क्लोजेस्ट फाइनेंशियल ईयर होता है उसको हम लोग सबसे ज्यादा वेट देते हैं, बिकॉज ऐसे चांसेस होते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम लोग ज्यादा अर्न करने वाले हैं। और अब हमारे पास में इनके प्रॉफिट के फिगर्स दिए हुए हैं। प्रॉफिट इन 4 सालों में अपने को दिया हुआ है, यहाँ 30,000, यहाँ 40,000, यहाँ 42,000 और यहां दिया हुआ है आपको 48,000। अब बेटा इस केस में हमारे पास में कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है, एक नॉर्मल केस में आपको बना के बता रहा हूं, यहां पे कोई भी एडजस्टमेंट्स आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में देखिएगा, इस केस में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो मेरा गिवन प्रॉफिट है वही मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी हो जाएगा, बिकॉज नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग वेट से प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 30,000 इंटू 1
30,000, 40,000 into 2, 80,000, 42,000 into 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 and 4 4 1,26,000 and 48,000 into 4 1,92,000। ठीक है, होप सो आप समझ गए होंगे। वेटेड एवरेज निकालने आपको आता होगा। वेटेड एवरेज निकालने के लिए गिवन फिगर को गिवन वेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इसका सम टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसका सम टोटल निकाला हमारे पास में क्या फिगर आ जाएगी देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिगर आ जाएगी अपने पास 6 to 8, 8 to 10, 9 19 और 3, 19 and 3 22 के 2 ये फिगर आ जाएगी हमारे पास में 4,28,000। ओके, 4,28,000 हमारा टोटल सम आ गया है, वेटेड सम। अब अगर हमें यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 4,28,000 डिवाइडेड बाई कितने ईयर्स हैं? 1 2 3 4। तो यहां हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, 4 से डिवाइड मत कर दीजिएगा। यहां पे हमें नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड नहीं करके हमें डिवाइड करना है वेट के सम से, और वेट का सम आपका यहां दिया हुआ है बेटा, देखिए ध्यान से, 4 3 2 1। ठीक है, तो 4 3 7 2 9 1 10, वेट आपका कितना हो गया? 10। तो इसको 10 से जैसे ही हमने डिवाइड किया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 42,800। ठीक है, ये आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी, 42,800। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अभी हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया है तो हम गुडविल कैसे निकालेंगे। तो बेटा गुडविल निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए थी। एज पर द फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट into NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दे देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 इयर्स था, तो कैसे हम लोग गुडविल निकालेंगे? 42,800 into 2, और जो फिगर आएगी वो आ जाएगी आपकी गुडविल की फिगर 85,600 इज द फिगर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे अलग क्या हुआ पिछले सिस्टम से? पिछले सिस्टम से अलग हुई पहले ये एक बात कि हमें वेट्स दिए होंगे। वेट्स हमें क्यों दिए होंगे? बिकॉज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हर बार अलग अलग होगा, अर्निंग कैपेबिलिटी चेंज होगी, तो हम सेम वेटेज सारे प्रॉफिट को डिजाइन असाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने अलग अलग वेट्स असाइन किए हैं। दूसरा एक काम क्या चेंज होगा कि अगर वेट दिए होंगे तो हमें वेटेड प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और वेटेड प्रोडक्ट निकालने के बाद हमें वेट से डिवाइड करके तब एवरेज निकालना पड़ेगा, और बाकी उसके बाद जो काम है वो सेम है। इससे पहले अगर आपको एडजस्टमेंट्स कोई दिए होंगे तो वो एडजस्टमेंट्स भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम सिंपल प्रॉफिट मेथड में करते हैं, और वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद जब हमारे पास में फाइनल ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएंगे हम वेट्स से मल्टीप्लाई करके और फिर सारा प्रोसीजर सेम तरीके से करेंगे। तो होप सो आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग एक पूरा फुल फ्लेज कांसेप्ट्स के साथ में एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। टिल देन जब तक कि आप इस चीज को नोट कीजिए अपनी कॉपी में, हम लोग एक फुल क्वेश्चन के साथ में अभी तुरंत हाजिर होंगे। हाँ जी बेटा, आइए आगे कनेक्ट होते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग पूरा प्रोसेस के साथ में पहले समझेंगे और फिर इसको मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले समझ लेते हैं। होप सो जिसने सिंपल एवरेज मेथड पढ़ा हुआ होगा उसको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है वो देख लेते हैं। तो एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप मेरे साथ में इस क्वेश्चन को लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए अब हम लोग इसका आगे डिस्कशन लेकर के बढ़ते हैं। बोलते हैं बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। ठीक है, आपको एनवाईपी मिल गया 3 ईयर परचेज। ठीक है, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स। ये 4 से आपको मतलब नहीं है, सिर्फ 4 ये है कि अंडर कंसिडरेशन जो आपके पास में नंबर ऑफ इयर्स है वो कितने हैं, 4 साल आपके पास में अंडर कंसिडरेशन है।
ठीक है, एज ऑन 31 मार्च। कब कब? तो 31 मार्च 16, 17, 18 और 19 का आपको डेटा अवेलेबल है। ये 4 साल आपको कंसीडर करने हैं। 4 साल में आपको प्रॉफिट की फिगर्स दी हुई है और ये इतना हमेशा आपको सिंपल एवरेज में भी दिया होता था और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशंस दिए होते थे। नई चीज क्या है, आपके पास में 1, 2, 3 और 4 वेट है जो कि आपको रिस्पेक्टिव ईयर्स का वेटेज दे रहा है और आपको उस वेटेज को उस पर लगाना है। ठीक है, एंड बाकी ऑल द क्वेश्चन रिमेन सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो ऑन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ ईच ऑफ द पार्टिकुलर ईयर। व्हेन वी विल गेट दैट एफएमपी और एडजस्टेड प्रॉफिट, वी विल मल्टीप्लाई द गिवन weight with that profit to get the weighted average, and we will divide it by the sum of the weight to get the adjusted weighted average profit. Will multiply it with given NYP and the value of goodwill will arrive. तो बहुत इजी है, कुछ भी करने का इस पे टेंशन नहीं है। आइए एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट ऐसे हम लोगों ने पहले करे हुए हैं, सिर्फ ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट आपको नहीं पता होगा, ये एक न्यू एडजस्टमेंट है, इसको हम लोग कर लेते हैं। बोलता है ऑन 31 मार्च 2018, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के बारे में एडजस्टमेंट है। 31 मार्च 2018 A major plant repair was undertaken for 12,000। 12,000 रुपए का एक प्लांट का हमने मेजर क्या किया, रिपेयर किया। और बेटा जब भी मेजर वर्ड यूज कर देता है रिपेयर के साथ में, तो आप एकदम समझ जाइए कि इसको वो कैपिटलाइज कराने के लिए आपको बोल रहा है कि इसको कैपिटलाइज कर दो, इसको कैपिटलाइज करके एसेट में ट्रीट करो और इसको अपने रेवेन्यू एक्सपेंस से हटाओ। ये आगे बोलता है which was charged to revenue, जिसको रेवेन्यू में चार्ज कर दिया गया था। this is subject to capitalization, इसको कैपिटलाइज कर दो। मींस this 12,000 is now being considered as a fixed asset। और ये यहाँ पे प्लांट रिपेयर में ना जाके रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट में डेबिट ना होकर के प्लांट मींस एसेट अकाउंट में डेबिट होगा। किस दिन? एज ऑन, किस दिन होगा? 31 मार्च 2018 के दिन ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्या हो जाएगा, जाकर के डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। और इसी का एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या होगा कि ये 12,000 रुपया इस साल की प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगा। और बोलता है सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% WDV। और बोलता है ये जो आपने एसेट कंसीडर किया है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, इसको 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी इस पे कंसीडर कर लेना। तो भाई पहले साल तो तुम डेप्रिसिएशन से बेटा बच जाओगे। क्यों बच जाओगे डेप्रिसिएशन से? बिकॉज जो ये एसेट कन्वर्जन हुआ है वो 31 मार्च के डेट को हुआ है, तो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 19 में आपको इस 12,000 की वैल्यू पे 10% के हिसाब से पूरे साल का हिडन एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का, तो यहां आपका माइनस होगा डेप्रिसिएशन का फिगर जो कि प्रीवियस एडजस्टमेंट से कैरी हुआ है। होप सो आपको पहला एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा। जब मैं इसको बनाऊंगा तो आप इसको देख लेना कि किस तरीके से इसको एडजस्टमेंट किया गया है। नेक्स्ट बोलता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, मतलब ये इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है 31 मार्च 17 की। क्लोजिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू कर दिया है 4800 रुपए का। 4800 रुपीज आपने क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में ज्यादा लिख दिया है। तो भाई यहां से 4800 माइनस कर देना क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है। लेकिन जब यही चीज आपके पास नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगी, मतलब ये चीज 2017 फाइनेंशियल ईयर में क्लोजिंग स्टॉक थी, तो 2018 फाइनेंशियल ईयर में ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक बनेगा। और ओपनिंग स्टॉक क्योंकि आपका कॉस्ट कंसिडरेशन होता है, तो कॉस्ट कंसिडरेशन में भी आप 4800 रुपया ज्यादा चढ़ा के चले आए हो, ज्यादा लिख के चले आए हो बेटा, तो इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है 4800 से। तो ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है, यहां 4800 रुपीज ऐड करना। ये दोनों ही एडजस्टमेंट आपको एक एक हिडन एडजस्टमेंट अपने अंदर छुपाए हुए हैं जिसका कि लॉजिक आपको क्लियर रखना पड़ेगा। अब जैसे ही आपके पास में 2017 की ये फिगर 17 पे इफेक्ट डालेगी, ये तुरंत ओपनिंग में 18 पे भी इफेक्ट डालेगी और आपको यहां का भी इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ तो एक बार मेरे प्रॉफिट को इसने इन्फ्लेट कर दिया था तो हमें डिक्रीज कराना पड़ेगा, हमने डिक्रीज कराया, और अगली बार फिर ये मेरे प्रॉफिट को डिफ्लेट कर चुका था ग्रॉस प्रॉफिट को, तो इस बार इसको ठीक करने के लिए हमें ये सेम अमाउंट यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4800 रुपीज एड बैक करना पड़ेगा। तो दो एडजस्टमेंट क्लियर है। तीसरा एडजस्टमेंट देखिए, ये न्यू एडजस्टमेंट है। बोलता है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट
एंड एनुअल चार्ज ऑफ 9600 शुड बी मेड फॉर द गुडविल कंसिडरेशन। कुछ मैनेजमेंट का कॉस्ट था, मैनेजमेंट को कुछ पैसा देना पड़ रहा था, तो ये 9600 रुपए का कॉस्ट हमने कंसिडर नहीं किया था, जो कि बिजनेस को लगेगा, हर साल लगेगा, लेकिन हमने ये 9600 कंसिडर नहीं किया था। तो ये हर साल हमें ये 9600 रुपीस का एक डेबिट करना होगा, अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करना होगा ताकि ये कंसिडर हो सके। तो ये 9600 इस ईयर भी माइनस होगा, 9600 इस ईयर भी माइनस होगा, इस ईयर और इस ईयर, चारों साल में ये 9600 का इफेक्ट जाएगा। और ये 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सीबीएसई पेपर 2018। इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन दिस एडजस्टमेंट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन ऑफ गुडविल। तो अब ये बहुत चांसेस हैं कि ऐसे जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो गुडविल के एडजस्टमेंट में रिपीट किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। इसका मल्टीफोल्ड इफेक्ट है, मल्टीफोल्ड इफेक्ट में से कोई भी एक इफेक्ट आप छोड़ दीजिएगा तो आपका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। तो होप सो आपको ये सारे एडजस्टमेंट समझ में आ गए होंगे। आप 2 मिनट के लिए इन एडजस्टमेंट्स को रिकंसाइल कीजिए। मैं अभी कंप्लीट ये एडजस्टमेंट आपके साथ में बना करके दिखाने वाला हूं आपको। तो आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, आपको समझ में आ गया है। हम लोग 2 मिनट में फिर इसको लेकर के हाजिर हो रहे हैं आपके पास में कंप्लीट आंसर। हाँ जी बेटा, आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। जो सॉल्यूशन हमने बनाया, होप सो आपने भी इस तरीके से ही बनाया होगा या सोचा होगा। आइए हम लोग एक बार रिकंसिलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास में बेटा गिवन प्रॉफिट्स थे, हमने वो गिवन प्रॉफिट्स लिख लिए और पूरा एडजस्टमेंट टेबल तैयार कर दिया है। आप पेपर में कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से बना करके आए। देखिए, सबसे पहले हमने प्रॉफिट एज पर पी&एल अकाउंट लिख दिया। नाउ जो सबसे पहला एडजस्टमेंट था मेरा रिपेयर को कैपिटलाइज करने का, तो रिपेयर को कैपिटलाइज करने की वजह से 12,000 रुपए जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट किया था उसको हमने प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया। दिस इज माय फर्स्ट एडजस्टमेंट का फर्स्ट ट्रीटमेंट। और क्योंकि इसकी वजह से हमें अब डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ ये हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है। प्लीज इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन कितना है, तो 12,000 रुपए पे 10% के हिसाब से ये वाला डेप्रिसिएशन के फिगर 1200 रुपए हमारे पास आई है। क्लियर, आगे चलते हैं। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट अपना कंप्लीट हो गया। फर्स्ट एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट था, हमने दोनों इफेक्ट्स दे दिया 1 और 2। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोलता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया था। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होने की वजह से फाइनेंशियल ईयर 17 में 31 मार्च 17 को 4800 रुपए से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया था। हमने वो ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर दिया, ठीक है। और फिर वही इफेक्ट गया मेरा अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 4800 से घट गया। उस घटे हुए प्रॉफिट को ठीक करने के लिए मैंने ये प्रॉफिट यहाँ ऐड बैक कर दिया। तो ये हो गया 2 एडजस्टमेंट, जो कि हिडन एडजस्टमेंट था, एक ये वाला। ये दोनों एडजस्टमेंट मिला करके आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा एडजस्टमेंट आपका था कि वी हैव टू प्रोवाइड फॉर अ मैनेजमेंट कॉस्ट। हमें एक मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए सारे ईयर्स में प्रोवाइड फॉर करना था। देखिए, हमने सारे ईयर्स में उसको प्रोवाइड फॉर कर दिया 9600 रुपीज। ये मेरा हो गया एडजस्टमेंट नंबर 3। ये चारों एडजस्टमेंट नंबर 3 का ही पार्ट है। ये चारों एडजस्टमेंट नंबर 3 का पार्ट है। इतना करने के बाद आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया हमने सारे सालों का, हर ईयर का हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया। और उसके ही नीचे हम आगे काम करते चले गए। हमने क्या कर लिया, उनके वेट्स से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। ये वेटेड प्रॉफिट जो आया है, ये एडजस्टेड प्रॉफिट को हमने वेट्स के साथ में क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने मल्टीप्लाई का यहाँ साइन दे दिया। एडजस्टेड प्रॉफिट के साथ में हमने वेट को मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करके हमने वेटेड प्रॉफिट्स निकाल लिए हैं 30,800 इंटू 1 देन 2 इंटू 3 एंड इंटू 4 करके। और फिर हमने इन सारे वेटेड प्रॉफिट्स को क्या कर लेना है बेटा, ऐड कर लेना है। जैसे ही आप इन सारे वेटेड प्रॉफिट्स को ऐड कर लेंगे, आपके पास में ये 439,600 जो आपको दिख रहा है, ये वेटेड प्रॉफिट्स का टोटल है। और इसको आप नंबर ऑफ वेट्स जितने हैं, टोटल डिजिट्स जितने हैं वेट के, उनको भी एड अप कर लेंगे। मतलब 4 से 7 2 9 1 10, टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितने हैं 10। आप इनसे डिवाइड कर देंगे 43,960 43,960, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। इसमें हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपको याद होगा जब क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आप देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 इयर्स है, हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा टोटल जो आ गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 1,31,880। ये अपना फाइनल गुडविल का
पूरा का पूरा सेटअप हमने क्लियर कर दिया आपके साथ में, ठीक है। अब हमें एक चीज डिस्कशन यहां पे ये करना है, इससे सेपरेट टॉपिक डिस्कशन करना है। ये टॉपिक यहां तक आपका कंप्लीट हो गया होगा, होप सो आपको समझ में भी आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 1 मिनट हट जा रहा हूं, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपने पास में, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा, ठीक है। आइए, अब यहां तक करने के बाद मैंने आपको एक चीज बोली हुई थी कि मैं आपको समझाऊंगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में या शायद उससे प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि समझाऊंगा, लेकिन मैंने समझाया नहीं था, ठीक है। वो चीज अब मैं आपको ये समझता हूं कि अब आप इतने लेवल पे आ गए हैं कि वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए हम लोग एक कंसेप्ट सीखते हैं, जो है थियोरेटिकल कंसेप्ट है, आपकी बुक में जगह जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। और जब मैं आपके साथ में AS26 डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको वो कंसेप्ट बताया था, और वो कंसेप्ट क्या था आइए हम लोग समझते हैं। वो कंसेप्ट था बेटा amortization ऑफ इंटैंजिबल्स, और यहां पे मैं आपको समझाऊंगा गुडविल के हिसाब से amortization, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में रिक्वेस्ट आया कि सर आपने उस दिन बोला, आपने उसको समझाया नहीं, तो मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो में सेपरेटली उसको समझा दूंगा, मैं अभी यहाँ पे समझा दे रहा हूं आपको। तो देखिएगा बेटा क्या है amortization। हमने बोला amortization is what we are doing the depreciation in fixed assets। amortization वही है जो हम फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन के साथ करते हैं। तो भाई हम फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने बोला कि सर हम फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन इसलिए करते हैं बिकॉज हम एक ये प्रोविजन बनाते हैं कि हमने फिक्स एसेट्स को यूज किया, तो यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो गिरावट आई है, उस गिरावट को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन का क्लेम करते हैं। और डेप्रिसिएशन हमें ये दिखाता है कि फिक्स एसेट्स हमारे रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोसेस में यूटिलाइज हो रहा है, और यूटिलाइज होने की वजह से जितना जितना वो यूटिलाइज होता जा रहा है उसकी वैल्यू उतनी उतनी कम होती चली जा रही है। हमने बोला बिल्कुल ठीक बेटा, गुडविल के साथ भी यही करेंगे, लेकिन उसको वर्ड दे देंगे क्या? amortization। मैंने बोला जब टैंजिबल्स की वैल्यू गिरती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जब मैंने डेप्रिसिएशन आपको पढ़ाया होगा, या जिन्होंने मेरे से डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा, या जिन्होंने नहीं पढ़ाया वो अभी पढ़ लो, कि जो डेप्रिसिएशन हम फिक्स एसेट्स के साथ में जो भी बातें करते हैं, जो भी कंसेप्ट लगाते हैं, वही कंसेप्ट जब इंटैंजिबल्स के साथ में लगाना है तो उसको amortization बोलते हैं। डेप्रिसिएशन कहां से राइट ऑफ किया जाता है? पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ किया जाता है। डेप्रिसिएशन कहां जाके क्लोज हो जाता है? पीएनएल अकाउंट में जाके क्लोज हो जाता है। क्लोजिंग एंट्री डेप्रिसिएशन की क्या होती है? तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट होती है। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट होती है, ठीक है। ये सब आप कंसेप्ट जानते हैं। प्रोविजन बनाते हैं तो सर क्या करते हैं? हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करके प्रोविजन में ट्रांसफर कर देते हैं। जब प्रोविजन, फिर प्रोविजन को सर कैसे क्लेम करते हैं? तो भाई जब वो फिक्स एसेट्स पार्टिकुलरली बिकता है तो हम डेप्रिसिएशन वहां से एडजस्ट कर लेते हैं। यही सारा काम होता था डेप्रिसिएशन का। amortization कुछ नहीं है, सिमिलर है इंटैंजिबल्स के साथ में, अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग amortization बोलते हैं। बोल सर समझाओ ना कैसे होगा? बोले बेटा जी देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। गुडविल क्या होता है? अभी तक तो इतना समझ ही गए होगी कि गुडविल क्या होता है। तुमने रिपीट करना है अपने अपने पास में, मैं तुम्हारे सामने हूं, समझो कि मैं तुमसे सुन रहा हूं। रिपीट करो अपने दिमाग में कि गुडविल क्या होता है। सर जी गुडविल वो होता है कि फ्यूचर में अर्निंग कैपेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, इसका जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन होता है उसी के लिए तो हम गुडविल का पैसा देते हैं। बोले हाँ बिल्कुल, तुम परचेज गुडविल ही सोचो, मैं तुम्हें कह ही रहा हूं कि परचेज गुडविल सोचो, बिकॉज वही तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। सेल्फ जनरेटेड का क्या है? अपना नाम जितना बड़ा हो जाए, लेकिन जब अपने नाम का वैल्यू कोई दे तभी तो बुक्स में आएगा ना। मैंने बोला जी बिल्कुल ठीक सर। हमने बोला कि बेटा गुडविल है, तुमने उसके लिए परचेज कंसिडरेशन पे किया है क्या सोच के? तो गुडविल के लिए परचेज कंसिडरेशन सर ये सोच के पे किया है कि जितना पैसा पे कर रहे हैं उतना हम एक्सपेक्टेड मानते हैं कि सामने वाले के नेम एंड फेम और उसके पास्ट एफर्ट से हम कमाएंगे। हम बोले हाँ बेटा बिल्कुल कमाओगे। तुमने एक एनवाईपी भी तो लिया था, नंबर ऑफ ईयर परचेज? बोला हाँ सर लिया था। क्या था बेटा वो? तो सर वो ये था कि हमें जितने दिनों तक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम सामने वाले के नेम एंड फेम और उसके पास्ट एफर्ट से जितना खुद का बिना एफर्ट किए हुए कमा पाएंगे वो पीरियड सर होता है हमारा एनवाईपी, नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने बोला कि बेटा जी जब नंबर ऑफ ईयर परचेज फिक्स कर लिया है तो गुडविल को उतने दिन में यूटिलाइज भी तो कर रहे होगे। तुमने बोला हाँ सर। मैंने बोला कमा जो रहे हो, गले में जो गिर रहा है कैश बॉक्स में, वो किस चीज का कमा रहे हो? सर गुडविल के वैल्यू का कमा रहे हो क्या? सोचो तो जरा। तुमने बोला हाँ सर गुडविल की वैल्यू का कमा रहे हैं। तो हमने बोला व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ दिस एसेट? क्या है इस एसेट का एक्सपेक्टेड लाइफ?
तुमने बोला सर NYP नंबर ऑफ ईयर परचेज, मैंने बोला बिल्कुल ठीक, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द गुडविल फॉर विच यू हैव पेड इज नथिंग मोर देन द NYP विच यू हैव एक्सपेक्टेड एंड यू हैव यूटिलाइज्ड इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बेटा जब नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ में तुम उस एसेट को यूटिलाइज करोगे तो क्या उस नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ ईयर से ज्यादा तुम्हारे पास वो एसेट रहेगा क्या तुमको इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लिए? तुमने बोला सर सब समझ में आ गया, कनेक्ट हो गया सर सारा पॉइंट। मैंने बोला तो जब उस एसेट की वैल्यू गिर रही है, उस इंटेंजिबल की वैल्यू गिर रही है, तो उस पे एमोर्टाइजेशन करो ना। इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द यूटिलाइज्ड गुडविल व्हिच यू हैव यूटिलाइज्ड इन अर्निंग द प्रॉफिट, देन हाउ कम दैट गुडविल विल बी कंसीडर्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? इट विल हैव टू बी राइट ऑफ फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड दिस process is called amortization. Goodwill should be amortized within the useful life of the period, and useful life is nothing much what you have considered under what the NYP number of year purchase। तो गुडविल को उतने नंबर ऑफ ईयर परचेज के पहले पहले बुक से राइट ऑफ कर दो या उस दिन तक राइट ऑफ कर दो, बिकॉज आफ्टर दैट टाइम पीरियड अब तुम्हारी गुडविल है जो आगे काम करेगी। पड़ोसी की गुडविल जो खरीद के लाए थे बेटा क्या जिंदगी भर चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यहीं पर खत्म करो कि amortization of goodwill क्या है? It is the expected amount of the financial amount of the goodwill for which you have paid and now utilized, and whatever has been utilized from the business in earning that profit should be written off from the books of accounts through the process, and that process is called amortization of goodwill। तो ये कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल का। इससे प्रीवियस वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कंसेप्ट और ये एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया है जो कंसेप्ट वो आपको समझ में आ गया होगा। आप फील फ्री हैं, आप जो भी है सिंपल एवरेज मेथड और प्लस वेटेड एवरेज मेथड का आपके रेफरेंस बुक से जितना क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं अप टू सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से पहले पहले जितने क्वेश्चन हैं आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बोले मेरे को रेफर करने के लिए तो मैं आपको बता देता हूं कि आप कहां तक कंप्लीट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन कीजिएगा कि बेटा आप कहां तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप डीके गोयल बुक यूज कर रहे हैं अपने रेफरेंस के लिए तो आप डीके गोयल से इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक बना सकते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 9 तक बना सकते हैं। इलस्ट्रेशन अप टू 9 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 9। और अगर आप टीएस गरेवाल यूज कर रहे हैं तो टीएस गरेवाल को रेफरेंस के लिए रखा है तो आप डीके गोयल हो गया ये, और अगर आप टीएस गरेवाल को यूज कर रहे हैं और टीएस गरेवाल आपने रखा है तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक आप बना सकते हैं। इसमें वो दोनों मेथड्स आ रहे हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक आप कवर कर सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप अप टू क्वेश्चन नंबर 20 तक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, यहां तक आप कंप्लीट करें। हम लोग एक नए फ्रेश कमाल एपिसोड के साथ में अगली क्लास में आएंगे और अगली क्लास में बहुत धमाकेदार कंसेप्ट डिस्कस होने वाला है और वो कंसेप्ट है नेट वर्थ निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। बैलेंस शीट को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, ठीक है, एसेट्स को अलग करेंगे, लायबिलिटीज को अलग करेंगे, प्रोप्राइटर्स फंड को अलग करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड को अलग करेंगे, और भी बहुत कुछ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, भूलिएगा मत, और उससे पहले कोशिश कीजिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। टिल देन स्टे सेफ, stay at your home, stay connected, stay tuned, and please like, share and subscribe our YouTube channel. Till then, जब तक हम मिलते हैं, see you, bye bye.